वेलकम टू माइंड वैल्यूएशन बाय शरद सपकाल। मुझे मेरे एक फैकल्टी मित्र ने आग्रह किया था कि डेट रिडेम्पशन पर और डेप्रिसिएशन पर भी वीडियो बनाए जाए। वैसे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो ऐसा कभी आग्रह नहीं करते। उनको फेल होना मंजूर होता है, लेकिन वो अपने टीचर को कभी तकलीफ नहीं देना चाहते। बहरहाल हो सकता है ये आप में से कुछ बच्चों के काम आए। तो डेट रिडेम्पशन में दो मेथड्स है, डिमिनिशिंग एन्युटी मेथड और सिंकिंग फंड मेथड। दोनों करीब करीब एक जैसी ही है, दोनों का ओरिजिन सिंकिंग फंड से ही है। तो यदि कोई कंपनी बोरो करती है पैसा मार्केट से या किसी भी इंस्टीट्यूट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बैंक से, तो जो लेंडर है वो ये चाहता है कि उसे बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है, उससे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट मिले और साथ में मेरा प्रिंसिपल भी मुझे वापस मिल जाए। वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट, कंपनी के प्रॉफिट से लेंडर को कोई लेना देना नहीं है। उसे एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है और समहाउ उसका जो प्रिंसिपल है दैट आल्सो ही वांट्स बैक। तो देयर आर सर्टेन वेज टू पे बैक दिस अमाउंट एंड इंटरेस्ट। तो हम एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार से लोन लौटाया जाता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द अरेंजमेंट बिटवीन द लेंडर एंड बोरोवर। एक तो सूरत हाल ये हो सकती है कि वो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वो उसे सिंपल इंटरेस्ट दे दे, और जब उसकी टर्म खत्म हो जाती है, जितने साल के लिए उसने लोन लिया है, वो टर्म जब खत्म हो जाए तो उसको उसका सारा जो पैसा लिया था, जो भी अमाउंट लिया था, मान लो 1 लाख रुपए लोन लिए है, तो 1 लाख रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ लेंडर। जो भी लेंडर की एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार उसको सिंपल इंटरेस्ट मिले हर साल के अंत में, और 10वें साल में उसको इंटरेस्ट भी मिले उस साल का, और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन में उसने दिया था वो भी उसे लौटा दिया जाए। ये तो ये कंडीशन हो सकती है, जैसा कि हमने हॉस्कोल्ड फार्मूला में देखा था। दूसरा ये हो सकता है कि आपने लोन लिया है और आप आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ n ईयर्स उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी अमाउंट लौटाए, जो कि ये ऐसी इस प्रकार से रहे कि S इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R रेज़ टू पावर n। R इज रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये लमसम मनी आप उसको लौटाएंगे अलॉन्ग विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी उसने मनी लेंड की है उसके ऊपर। तीसरी सूरत यह हो सकती है कि उसे जो भी लोन अमाउंट है उसके इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ एवरी ईयर अलॉन्ग विथ द इंटरेस्ट ऑन बैलेंस लोन अमाउंट इतना लौटाया गया। मान लीजिए कि किसी ने 500 रुपए उधार लिए हैं फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%, तो पहले साल के एंड में वो उसे 100 रुपए एक इंस्टॉलमेंट लौटाएगा और 50 रुपए पहले साल के ऊपर या एक साल के ऊपर जो 500 रुपए पे ब्याज हुआ, इस प्रकार से वो उसको 150 रुपए लौटाएगा। दूसरे साल के अंत में वो उसको 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट बैलेंस की प्लस 40 रुपए जो इंटरेस्ट हुआ है, क्योंकि पिछले साल 100 रुपए देने के बाद 500 रुपए में से सिर्फ 400 रुपए का ही लोन बचा हुआ है, तो 400 रुपए पर उसकी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 40 रुपए उसका इंटरेस्ट हो गया और 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल वाली। इस प्रकार से वो हर साल करते रहेगा। आखिरी साल में उसे 100 रुपया और 10 रुपया इंटरेस्ट का इस प्रकार से लौटाना पड़ेगा। ये एक कॉमन प्रैक्टिस जनरली इंडस्ट्री में अपनाई जाती है, ताकि वो इक्वल इंस्टॉलमेंट लौटाए जो प्रिंसिपल है उसके, और जितने समय के लिए वो लोन उसके ऊपर रहता है उसी का सिर्फ
वो ब्याज लौटाया। चूंकि ये रेगुलरली दिया जा रहा है तो ये भी जाहिर है सिंपल इंटरेस्ट भी यहां पर होता है। तीसरा तरीका ये है कि जैसे हम ईएमआई देते हैं वैसे ही इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स पहले साल के अंत से शुरू करके टिल द एंड ऑफ द टर्म वो एक अमाउंट देगा एक एन्युटी के रूप में हर साल के अंत में। एंड दिस इज हाउ वो उसका लोन भी समाप्त हो जाएगा, प्रिंसिपल भी, और उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी समाप्त हो जाएगा। वो कुछ इस फार्मूले से आता है, ये हम आगे भी देखेंगे। तो ये इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स रहेंगे और इसके साथ ही जब टर्म खत्म हो जाएगी तो विद द लास्ट इंस्टॉलमेंट उसका लोन और उसका प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट सारा उसका एमोर्टाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। एमोर्टाइजेशन या रिडेम्पशन से तात्पर्य है लोन को लौटाना। जो लोन हम लेते हैं या कंपनी लेती है उसको लौटाने के कुछ अरेंजमेंट हो सकती है, वो इस प्रकार से होती है। इसमें से हम अभी दो मेथड्स को जानने की कोशिश करें। देखिए ये एक चार्ट मैंने दिया था इसके पहले वाले वीडियो में भी। इसमें आप देखिए कि इसने 162 करोड़ रुपए का या 162 मिलियन रुपीज का, या हम समझ लें 162 रुपए का लोन लिया है सिर्फ। तो इसके इसने 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनाए हैं क्योंकि 8 साल के लिए लिया है। तो आज उसने लोन लिया 162 रुपए का एट द एंड ऑफ 0 ईयर, यानी कि टुडे। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल में उसने जो भी कमाई की उसमें से वो उसकी एक किस्त 20 रुपए 25 पैसे वाली, अगर हम 162 रुपए लोन मान ले तो समझने के लिए 20 रुपए 25 पैसे ये एक किस्त लौटा रहा है, क्योंकि इसकी 8 किस्तें, हर किस्त बराबर 20 रुपए 25 पैसे की हो रही है। चूंकि इसने ये लौटा दिया है 20 रुपए 25 पैसे, तो अब उसका 141 रुपए 75 पैसे लोन बचा हुआ है। अब इसने ये 162 रुपया एक साल तक इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर इसने 7% इंटरेस्ट देना है। तो इस पर 162 रुपए पर 7% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो 11 रुपए 30 पैसे आते हैं। वो इस साल 11 रुपए 30 पैसे उसका इंटरेस्ट लौटा देगा। अब अगले साल ये होगा कि चूंकि उसने 20 रुपए 25 पैसे लौटाए हैं प्रिंसिपल में से, तो नाउ द लोन बैलेंस इज ओनली 141 रुपीज 75 पैसे। अब इस 141.75 के ऊपर उसे 7% इंटरेस्ट लगने जा रहा है, जो कि 9 रुपया 90 पैसा होता है। तो इस प्रकार से ये, और लास्ट में देखिए आप, लोन रिमेनिंग तो कुछ नहीं है, लेकिन 20 रुपए 25 पैसे की वो लास्ट किस्त लौटाएगा, और ये पैसा उसने साल भर अपने पास रखा, इसलिए उसको 1 रुपया 40 पैसे का इंटरेस्ट देना होगा। तो इस पूरे पीरियड के दौरान उसने 162 रुपए भी लौटा दिए जो प्रिंसिपल के थे, और जो इंटरेस्ट है वो भी 51 रुपए उसने लौटा दिया है। यहाँ पर एक अलग किस्म की अरेंजमेंट है, लेकिन ये इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है इसका प्रिंसिपल का, और इंटरेस्ट जरूर हर साल कम होते जा रहा है। तो इस प्रकार से इसने टोटल 51 और 162 ऐसे पैसे लौटाए। ये भी एक प्रकार की व्यवस्था है जिस प्रकार से हम उसको लौटा सकते हैं पूरे पैसे को। देखिए कि रिडेम्पशन या एमोर्टाइजेशन क्या है इसका। इट्स अ प्रोसेस टू गेट रीड ऑफ डेट इन ऑर्डर टू पे बैक द लोन टू लेंडर और टू रिकवर द इंस्टॉलमेंट मेड इन बिजनेस। मान लीजिए किसी ने अपने जेब से पैसा लगाया है, तो वो भी ये चाहेगा कि उसको एक सर्टेन इंटरेस्ट या सर्टेन रिटर्न उस पर मिले। तो ये इन्वेस्टर अगर n ईयर्स के लिए प्री प्रिंसिपल देता है किसी को लोन में, तो बोरोवर जो है उसको वापस कर सकता है, रिडीम कर सकता है by paying uniform installment of rupees A per year at the end of every year for n years. Now n number of years के लिए हर साल के अंत में ये एक यूनिफॉर्म इंस्टॉलमेंट A रुपीज की देगा, या ये डायरेक्ट लेंडर को A रुपीज देने की बजाय इतना ही A रुपीज वो एक सिंकिंग फंड में जमा करेगा हर साल के अंत में। और जो सिंकिंग फंड में पैसा जमा हो जाएगा, हम जानते हैं सिंकिंग फंड का फॉर्मूला, उसके अनुसार जब वो पैसा जमा हो जाएगा तो वो जो मैच्योरिटी अमाउंट S है वो उसको जा करके लौटा देगा। यानी यहाँ और यहाँ पर अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट आ रही है वो A ही है, सेम है, सिर्फ यहाँ है कि ये डायरेक्टली लेंडर को दे रहा है, और यहाँ एक सिंकिंग फंड में जमा करके पूरा जो अमाउंट बन जाएगा वो उसको वापस लौटा रहा है। तो ये एक होता है डिमिनिशिंग एन्युटी मेथड,
कई बार जैसा मैंने अभी भी बताया लोन लिया जाता है और उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लौटाया जाता है, मंथली या एनुअल। तो ये वही है, और इसमें एक प्रकार की ये इट्स ओनिंग कॉस्ट ऑफ दैट मशीन बोलो या जो भी हम चीज खरीद रहे लिए है उस पैसे से। और इसको इमीडिएट एन्युटी भी कहते हैं, डिमिनिशिंग एन्युटी को इमीडिएट एन्युटी भी कहते हैं। ये सिंकिंग फंड से थोड़ा सा फर्क है कि ये आप डायरेक्टली लौटा रहे हो। अब ये जो ए अमाउंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। इसके अंदर एक पार्ट ऑफ प्रिंसिपल होता है और पार्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है ऑन अनपेड प्रिंसिपल। तो इसमें यह होता है कि हर साल जो आप ए अमाउंट दे रहे हो उसमें कुछ हिस्सा प्रिंसिपल का और कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का रहेगा, और सक्सेसिवली ये होता है कि जो प्रिंसिपल का पार्ट है वो बढ़ते जाता है और इंटरेस्ट का पार्ट घटते जाता है। मान लीजिए 500 रुपए की आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो पहली इंस्टॉलमेंट में 100 रुपए आपने प्रिंसिपल दिया, 400 रुपए इंटरेस्ट दिया। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में हो सकता है कि 200 रुपए आपने प्रिंसिपल दिया और 300 रुपए इंटरेस्ट दिया, समथिंग लाइक दैट। हर साल सब्सिक्वेंटली ईयर में ये होता है कि जो इंटरेस्ट पार्ट है वो घटते जाता है, क्योंकि आप साथ साथ प्रिंसिपल का भी एक हिस्सा देते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पेमेंट होता है। इवेंचुअली ये होता है कि आखिर में वो पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की जो अमाउंट है वो पूरी लौटा दी जाती है और एमोर्टाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो ए है वो ए अमाउंट जो कि हम किस्त दे रहे हैं हर साल के अंत में, वो कितनी होती है? तो वो होती है पी, यानी कि प्रिंसिपल जितना आपने उधार लिया है, वो जितने भी रुपए आज लिए उधार, मल्टीप्लाइड बाय सीआरएफ। ये सीआरएफ कहलाता है कैपिटल रिकवरी फैक्टर। तो पी वो प्रिंसिपल है जो आपने लोन दिया, ए एन्युटी है यानी कि हर साल देने वाला पैसा। एन्युटी से तात्पर्य है हर साल के अंत में देने वाला पैसा। और सीआरएफ कहते हैं कैपिटल रिकवरी फैक्टर। कैपिटल रिकवरी मीन्स अमोर्टाइजेशन और रिडेम्पशन ऑफ द लोन पी। अब इसका डेरिवेशन हम देख ले, सिंपल है ये। मान लीजिए पी प्रिंसिपल है, एन ईयर्स है, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो एस जो होगा आफ्टर एन ईयर्स, अगर आप प्रिंसिपल पी कहीं रखते हैं किसी फंड में, किसी लेंडर को देते हैं, तो जो सम मिलने जा रहा है, या आप बैंक में रखते हैं तो जो सम मिलेगा आफ्टर एन ईयर्स, वो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये सम इतना हो जाएगा, पी इंटू ब्रैकेट 1 + r रेज़ टू पावर n। अगर आप ए एन्युटी, कोई भी सर्टेन ए एन्युटी हर साल के अंत में जमा करते हैं सिंकिंग फंड में, तो उसका जो सम बनता है वो एस ए, मान लीजिए ए एन्युटी जमा, ए रुपीज जमा कर रहे हो, तो जो एस ए बनता है, जो सम बनता है इस ए से जमा करने से, वो इतना होता है इंटू ब्रैकेट 1 + r रेज़ टू पावर n - 1/r। ये सिंकिंग फंड का सिंपल फॉर्मूला है। अब कैपिटल रिकवरी फैक्टर जो होता है वो रेशो है, इट इज ए रेशो ऑफ कांस्टेंट एन्युटी टू द लोन, यानी सीआरएफ इज इक्वल टू A/P। ये P क्या है? ये P अपन ने लिया हुआ अभी का लोन है, और जो कि P अगर हम कहीं रखते हैं तो वो कुछ सालों बाद, n ईयर्स के बाद में P इंटू ब्रैकेट 1 + r रेज़ टू पावर n s बन जाता है। ये P जो है ये इसी S की प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ S है मान लीजिए। तो ये A/P इज इक्वल टू CRF, और P इज इक्वल टू A/CRF, या ये कांस्टेंट एन्युटी जो A है, A इज इक्वल टू P इंटू CRF। ये सिंपल यहां पर डेरिवेशन है। इसके आगे आप S इज इक्वल टू SA इज इक्वल टू A इंटू ब्रैकेट 1 + r रेज़ टू पावर n - 1, ये अपना सिंकिंग फंड का फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ S क्या होती है? मान लीजिए वो P है, तो दैट इज इक्वल टू S/1 + r रेज़ टू पावर n, जैसे कि पीछे हमने देखा, क्योंकि S इज इक्वल टू P इंटू 1 + r रेज़ टू पावर n, तो P इज इक्वल टू S/1 + r रेज़ टू पावर n। यहां पर P इज इक्वल टू ये ये S की वैल्यू हमने यहां वाली रख दी, तो ये ऐसा आ गया। यहां A को हम ले आए तो ये पूरा इस प्रकार से आ जाएगा, ये जो फ्रैक्शन है ऐसा बन जाएगा। अब CRF यानी A/P, तो इस A को इस P से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें आप देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं
तो ये पी यहाँ कैंसिल हो रहा है और यहाँ आ जाएगा r इंटू वन प्लस आर एस टू पावर एन अपॉन वन प्लस आर एस टू पावर एन माइनस वन। ये एक कांस्टेंट फ्रैक्शन है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो CRF इज डिपेंडिंग ऑन ओनली नंबर ऑफ ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इसका डेरिवेशन है, समझ लीजिए। अब जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर ए जो बनेगा उसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या इसका एनुअल जो आपको पैसा देना है या उसकी जो किस्त देनी है वो कितनी देनी है। सो ए इज इक्वल टू पी इंटू CRF, ए इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू ब्रैकेट वन प्लस आर एस टू पावर एन अपॉन वन प्लस आर एस टू पावर एन माइनस वन। ये एनुअल पेमेंट और इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है फॉर एन ईयर राइट फ्रॉम एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब कितने साल लगेंगे हमको किसी लोन को पे करने के लिए EMI के तरीके से अगर हम देते हैं या इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट के तरीके से देते हैं, तो अगेन यही फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, P इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू S इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये इज इक्वल टू दिस वन। तो इसको अगर हम इक्वेट करते हैं तो यहाँ हमको आखिर में जो डेरिवेशन बन रहा है बहुत सिंपल है, इसमें कोई सिंपल अलजेब्रिकल है। तो लास्ट में हमको ये मिलता है कि वन प्लस आर एस टू पावर एन इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस पी इंटू आर। ये वही है आर यानी कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है। तो इससे हमको ये पता पड़ जाएगा कि अपने को अगर आपकी ए की वैल्यू ये है और पी की वैल्यू सर्टेन है तो हमें पता पड़ जाएगा हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पे बैक दिस अमाउंट। इसके एक लोन लिया गया है 20,000 का एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एक्सटेंडिंग माइन वर्किंग बढ़ाने के लिए लिया है। और ये जो उन्होंने वर्किंग बढ़ाई उससे उनको एडिशनली 2,000 रुपए पर ईयर की बचत हो रही है साहब। यही 2,000 रुपए पर ईयर अगर वो जमा करते हैं सिंकिंग फंड में या समझ लीजिए वो वापस लौटाते हैं हर साल, तो क्या होगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पे बैक दिस 20,000 रुपीज। तो यहां देखिए कि इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमने रख दिया, वन प्लस आर एस टू पावर एन इज इक्वल टू दिस। इससे अगर हम वैल्यू निकाले कि n इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 अपॉन लॉग ऑफ 1.05, तो दैट कम्स अराउंड 14 ईयर्स। तो 14 साल लगेंगे, ये इस फार्मूले से सिंपली इन्होंने कैलकुलेट कर दिया है। ये एक स्मॉल मशीन, यहां पर भी ऐसे ही बताया गया कि 50,000 रुपए की मशीन है, जो इंटरेस्ट है वो 7% है और पर एनम का, और एग्जिस्टिंग मशीन को इन लोग रिन्यूअल कर रहे हैं टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन, और द इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू गिव सेविंग अप टू 5,000 रुपीज। यानी इस काम को करने से इनको 5,000 रुपए की बचत हो रही है या इनको इनकम हो रही है। तो यही ये लौटाना चाहते हैं टू रिडीम दिस लोन। तो अगेन बाय पुटिंग these values in that formula we get n is equal to 18 years। ये डिपेंड करता है, आप देखिए कि ऊपर ये 5,000 है तो ऊपर ए जितना बड़ा रहेगा उतने जल्दी हमको ये लोन रिडीम हो जाएगा। यहां पर भी ये दिखाया गया है कि 30 लाख रुपए की कोई मशीन है एंड द लोन हैज टू बी पेड बैक इन 5 इंस्टॉलमेंट 5 ईयर्स में, और इंटरेस्ट रेट 10% है। तो एन्युटी क्या होगी, इसकी एनुअल पेमेंट क्या होगा, तो ये हमने वो वैल्यू रख दी सारी, और यहां आ रहा है कि एनुअली ही हैज टू पे 7,91,400 रुपीज पर ईयर। इतना रुपया वो हर साल देगा, तो 5 साल में 30 लाख रुपए का उसका पेमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आवरली कॉस्ट ऑफ दिस ओनिंग दिस मशीन वगैरह जो है, मान लीजिए वर्किंग आवर्स आप 1000 समझते हैं, तो इतना ईयरली है, तो 1000 आवर्स इन ईयर वर्किंग के समझ लीजिए, तो 791 रुपए 40 पैसे पर आवर उसकी ओनिंग कॉस्ट आ रही है उस मशीन की। ये लोन रिडेम्पशन का दूसरा तरीका है, सिंकिंग फंड मेथड बोलते हैं इसको। यहां पर भी वही अमाउंट जमा करना होता है, ओनली थिंग इज कि यू हैव टू डिपॉजिट इट समवेयर एल्स इन सम गवर्नमेंट सिंकिंग फंड इंस्टेड ऑफ पेइंग टू दी लेंडर। वही अमाउंट जमा करोगे। तो इसमें मान लीजिए पी अमाउंट आपने कहीं से बोरो किया है और उसको ए इंस्टॉलमेंट आप देना चाहते हैं, उसके लिए आप ए अमाउंट जमा कर रहे हैं हर साल फॉर n ईयर्स।
वेयर यू आर गेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंकिंग फंड का फॉर्मूला है कि ए अमाउंट अगर जमा करते हैं हर साल तो एस ए यानी उसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट बनती है दैट इज इक्वल टू एस ए इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर। ये इस फॉर्मूले से ये अमाउंट बन जाता है एस ए या एस जो भी कह लो। अब ये जो एस है वो एस क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ पी है। जो भी पी आपने लोन लिया है ये उसकी फ्यूचर वैल्यू हम समझ लेते हैं कि एस इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ पी जो कि हमने लोन लिया है, पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n, ये हो जाती है एस। अब इसी को हम इक्वेट कर रहे हैं कि इस फार्मूले में ए अगर ले ले तो ए इज इक्वल टू एस ए इंटू दिस, ये इसको यहां ले लिया। अब आप देखिए ये r अपॉन 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 जो है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ सिंकिंग फंड अमाउंट। इसको कहते हैं सिंकिंग फंड फैक्टर। ये इसी का इतने पोर्शन का रेसिप्रोकल है, ए को छोड़ दिया जाए तो। ये जो ए है एस ए इतना बनता है तो ए इज इक्वल टू एस ए इंटू आर अपॉन दिस। तो एस हम जानते हैं कि यहां पर एस इज ऑल्सो इक्वल टू एस ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n। तो ये एस ए कुछ नहीं है कि जो फ्यूचर वैल्यू इसके बराबर है। तो यहां पर ए को हम रखें तो इस फार्मूले में इस यहां पर एस ए की जगह हम एस या फिर पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n रख दे तो ये देखिए पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n क्या है, पी की फ्यूचर वैल्यू है जो कि एस है, और मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये क्या है, ये सिंकिंग फंड है। तो ये जो ए आ रहा है, जो एन्यूटी आ रही है, जो एनुअल इंस्टॉलमेंट आप सिंकिंग फंड में जमा करेंगे हर साल फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर, तो उस पे आर कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दिस ए इज इक्वल टू पी इंटू दिस, ये फैक्टर वैसा ही है जैसा हमने डिमिनिशिंग एन्यूटी में देखा था या इमीडिएट एन्यूटी में देखा था। और यहां पर आप देखिए पी इंटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n, ये जो हिस्सा है ये आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ पी है और ये बाकी बचा हुआ सिंकिंग फंड का फैक्टर है। तो दिस इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ पी इंटू सिंकिंग फंड फैक्टर। अगर आपको ये ऐसा फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है तो आप इस ढंग से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ पी क्या होती है और सिंकिंग फंड क्या होगा, ये इसका फैक्टर क्या होगा, इस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। So with this I thank you. We will continue lecture number 11 also on depreciation. Thank you very much.